अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। शायद तुम आग को चुनो क्योंकि उसने हमें गर्मी दी, सुरक्षा दी और खाना पकाने की क्षमता भी दी। या फिर तुम पहिए को चुनोगे क्योंकि उसने व्यापार, लेन देन और यात्रा का रास्ता खोला। दोनों ही चॉइसेस काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अक्सर जब हम इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन के बारे में सोचते हैं तो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन को भूल जाते हैं, पैसा। लेकिन बाकी इन्वेंशन की तरह नहीं है। पैसा एक इल्यूजन है। ये असल में कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। शायद इसी वजह से हम इसे आग या पहिए जैसे इन्वेंशन के लेवल पर नहीं रखते। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि पैसा कैसा एक भ्रम है। लेकिन ये कहना कि पैसा इल्यूजन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अहमियत नहीं है। पैसे के आने से पहले लोग डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लोग अपने सामान और सेवाओं के बदले में दूसरे सामान और सेवाएं लेते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी। हर डील तय होती थी इस बात पर कि दोनों पार्टीज उस चीज़ के बदले क्या देने को तैयार है जो उन्हें चाहिए। थोड़ा सा गेम जैसा था ये पूरा सिस्टम। अगर मुझे तुम्हारी कुछ सब्जियां चाहिए होती डिनर के लिए, लेकिन मैं सिर्फ गाय बैल ही पालता हूँ, तो मुझे बदले में तुम्हें अपना एक जानवर देना पड़ता तुम्हारी कुछ सब्जियों के बैग के लिए। अगर मुझे जूते चाहिए पहनने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ टेंट्स बनाता हूँ, तो मुझे एक पूरा टेंट देना पड़ता सिर्फ एक जोड़ी चप्पल के बदले में। और यहीं से तुम एक बड़ा प्रॉब्लम देख सकते हो इस सिस्टम में, असमानता दो चीज़ों की वैल्यू में। टेंट बनाने वाले के लिए ये काफ़ी नुकसान वाली डील होती। एक पूरे रहने का स्थान देना सिर्फ एक फुटवेयर के लिए ये क्लियरली अनफेयर लगता है, क्योंकि तब कोई स्टैंडर्ड वैल्यू या फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम नहीं था। दोनों पार्टियों के बीच एग्रीमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से एक बड़ी दिक्कत थी, उसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब दो लोगों को एक दूसरे की चीज़ एक ही टाइम पर चाहिए हो। ऐसा होना बहुत रेयर होता था और इस वजह से पूरा सिस्टम स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता था। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। देखो, हमारे आज के पैसे सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम ही नहीं है, बल्कि ये वैल्यू स्टोर करने का एक ज़रिया भी है। और पैसे के इन्वेंशन से पहले कुछ लोग अपना जो धन है वो संभाल नहीं पाते थे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सोचो, एक किसान जो टमाटर बेचता है और एक आदमी जो टेंट बनाता है। टेंट बनाने वाला आदमी पूरा गांव बना सकता है और उन्हें उन लोगों को दे सकता है जिन्हें साल भर रात को रहने की जगह चाहिए, और वो अच्छा खासा पैसा उस बार्टर से कमा सकता है। लेकिन टमाटर बेचने वाला किसान सिर्फ उसी समय बार्टर कर सकता है जब टमाटर का सीज़न हो। और क्योंकि टमाटर एक जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, वो अपनी वेल्थ को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकता। तो टेंट बनाने वाला और टमाटर उगाने वाला दोनों एक जैसे ही मेहनत करते थे, लेकिन टमाटर वाले के पास कोई तरीका ही नहीं था कि वो पूरे साल तक अमीर बना रहे। एक और प्रॉब्लम थी। अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कुछ लोगों को ही चाहिए होती, तो उसे बार्टर करना और भी मुश्किल हो जाता। आजकल जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि एक नीश ढूंढो, मतलब एक छोटा सा ग्रुप जिसे तुम्हारी चीज़ बहुत पसंद आए। लेकिन पैसे के आने के पहले अगर तुमने ये बार्टर के टाइम पे ये किया होता, तो तुम्हारे पास बार्टर करने लायक कुछ होता ही नहीं। उस समय उन्हीं लोगों के पास सबसे ज़्यादा दौलत होती थी जिनके पास वो चीज़ें होती थी जो सबको चाहिए होती थी, जैसे हथियार, जानवरों की खाल या नमक। लेकिन जब सबको ये पता चल गया कि इन चीज़ों की सबको ज़रूरत होती है, तो लोग उन्हें उस वक्त भी लेने लगे जब उन्हें ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में उन्हें किसी और के साथ ट्रेड किया जा सके। इसी प्रोसेस से कमोडिटी मनी का आइडिया आया। लोग अब गुड्स और सर्विसेज के बदले कॉमन आइटम जैसे नमक या हथियार लेने लगे, और बाद में उन आइटम्स को यूज़ करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे किसी और से। फिर धीरे धीरे नमक और हथियार से लेकर छोटी सजावट चीज़ें जैसे शंख और मोतियों तक उस समय लोगों ने एक बेहतर सिस्टम बना लिया ट्रेड और ट्रांजैक्शन का। अब लोग सीधे गुड्स के बदले गुड्स नहीं दे रहे थे, बल्कि गुड्स और सर्विसेज के बदले एक ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट दे रहे थे जो वैल्यूएबल हो, यानी कि IOU, या कहा जाए IOU। इसका मतलब मैं तुम्हारा उधार हूँ। बाद में तुम इन IOU टाइप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके वो चीज़ ले सकते थे जो तुम्हें वाकई में चाहिए थी। ये आइडिया इतना ब्रिलियंट था कि धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड बार्टर सिस्टम में मनी ट्रेडिंग सिस्टम पर शिफ्ट होने लगा।
लेकिन अब भी एक बड़ी दिक्कत बाकी थी। कोई भी पैसा सिर्फ तब वैल्यू रखता है जब वो रेयर चीज़ हो। जितना ज़्यादा किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर कोई भी किसी चीज़ को आसानी से पा सकता है तो उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इसीलिए बीच पर मिलने वाली चीज़ें जैसे रेत या शंख वो असल में वैल्यू मापने के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी। इसके बाद लगभग 770 बीसी के आसपास चीन में पहली बार मेटल के कॉइन बनाए गए। इसको ऑनर करने के लिए चाइनीज लोगों ने अपने पुराने टूल्स जो कभी करेंसी के रूप में इस्तेमाल होते थे उसका एक मिनी वर्जन बनाया। उन्होंने कॉइन्स को गोल शेप में बनाया ताकि उन्हें आसानी से जेब से निकाला जा सके। फिर उन कॉइन्स को ब्रॉन्ज से बनाया। यही वो मोमेंट था जब पैसे ने अपनी असली वैल्यू पाई। अब कोई यूं ही बीच पर जाकर ब्रॉन्ज नहीं उठा सकता था। ये एक रेयर चीज़ थी, मतलब अब इसकी वैल्यू स्थिर और मायने रखती थी। उस समय एक पैसा कोई इल्यूजन नहीं था। एक कॉइन की वैल्यू उतनी ही थी जितने की उस मेटल की कीमत होती थी जिससे वो बना होता था। अगर तुम्हारे पास कोई एक कॉइन होता जो 1 ग्राम सोने से बना होता तो उसकी वैल्यू बिल्कुल 1 ग्राम सोने के बराबर होती। तुम उसे नाप तोल कर देख भी सकते थे कि हाँ ये सच में 1 ग्राम है। लेकिन फिर राजाओं और शासकों को पैसों की असलियत ताकत समझ में आई। उन्हें समझ आया कि जितना ज़्यादा प्रेशियस मेटल तुम्हारे पास होगा उतनी ज़्यादा पावर तुम्हारे पास होगी। तो 600 बीसी में लीडिया के राजा एलेटस ने पहली बार एक ऑफिशियल मनी मिंट बनवाई। उन्होंने सिल्वर और गोल्ड को मिलाकर कॉइन्स बनाए और उन कॉइन्स पर एक इमेज स्टैम्प की जिसे डिनोमिनेशन कहा जाने लगा। अब लोग कॉइन्स के फेस पर इमेज देखकर समझ जाते थे कि उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन दुनिया के बाकी राजा और शासक और ज़्यादा पैसा चाहते थे, लेकिन ये मेटल्स बहुत महंगे होते थे। तो उन्होंने कॉइन्स को पतला करना शुरू किया और महंगे मेटल को सस्ते मेटल के साथ मिक्स करना शुरू किया। धीरे धीरे मार्केट में जितने भी कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे थे उनकी असली वैल्यू उस इमेज पर लिखी वैल्यू से काफ़ी कम हो गई थी और यहीं से पैसे का इल्यूजन शुरू हुआ। अब कॉइन्स की वैल्यू उस मेटल की वैल्यू से तय नहीं होती थी। अब कॉइन्स की वैल्यू वही होती थी जो राजा या बैंक तय करते थे। जैसे एक समय पर एक ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का मतलब होता था 1 पाउंड स्टर्लिंग सिल्वर। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ तो लोगों को समझ आया कि मेटल के कॉइन्स बहुत भारी होते हैं, उन्हें लेकर घूमना मुश्किल है। इसलिए दुनिया भर के राजाओं ने IOU सर्टिफिकेट देना शुरू किया, यानी पेपर स्लिप्स, जिनके ऊपर लिखा होता था कि तुम्हारे पास इतने वैल्यू के कॉइन्स हैं। क्योंकि ये पेपर राजा के स्टैम्प के साथ आते थे, लोग उनकी वैल्यू पर भरोसा करते थे और मान लेते थे कि कभी भी इन्हें कॉइन्स में बदला जा सकता है। और उस समय तक ये सिस्टम सच में काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट में ये पेपर स्लिप ज़्यादा हो गए तो लोगों को कॉइन्स की ज़रूरत कम पड़ने लगी। आखिर में ऐसा समय आ गया कि पेपर की वैल्यू वही रह गई जो हम उनमें मान लेते थे, चाहे हम उसे कभी गोल्ड या सिल्वर में बदले भी ना। पुराने ज़माने के राजाओं से लेकर आज की सरकार और सेंट्रल बैंक तक पैसा हमेशा एक इल्यूजन ही रहा है, एक ऐसी चीज़ जिसकी असली वैल्यू सिर्फ हमारे विश्वास पर टिकी होती है। आज दुनिया का सबसे कीमती बैंक नोट है सिंगापुर का $10,000 का नोट। अब ये नोट प्रिंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लीगल टेंडर माना जाता है। इस एक पेपर की वैल्यू लगभग 7,345 अमेरिकी डॉलर के बराबर है और तुम इससे घर, कार या गोल्ड जैसी महंगी चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पेपर नोट को बनाने का खर्चा सिर्फ 20 सेंट से भी कम होता है। फिर भी फिएट करेंसी सिस्टम के इल्यूजन की वजह से इस पेपर की वैल्यू लगभग 120 ग्राम सोने के बराबर मानी जाती है। फिएट एक स्टाइलिश शब्द है जो हम आज के मनी सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है लेट इट बी डन, जैसा कहा गया है वैसा ही हो जाए। फिएट का मतलब आसान भाषा में होता है सरकार का हुक्म। पैसे के मामले में इसका मतलब होता है यह नोट पैसा है और इसकी वैल्यू यही होगी, बस सरकार ने कह दिया। हम लोग अक्सर इस इल्यूजन के बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन जैसे पुराने ज़माने के राजा मानते थे कि पैसा मतलब ताकत, वैसे ही आज की सरकार भी जानती है और वो ज़्यादा पैसा चाहती है। उन्हें पता है कि जितने ज़्यादा नोट्स उनके पास होंगे उतनी ज़्यादा ताकत उनके पास होगी। तो वो क्या करती हैं? सिंपल, और पैसे छाप देती हैं, बिल्कुल हवा से पैसा बना लेती है।
उदाहरण से समझो, अगर अमेरिका सरकार को $340 मिलियन चाहिए, मान लो एक और फाइटर जेट F-22 खरीदने के लिए, तो वो बस और पैसा प्रिंट कर देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। देखो, पैसे का असली काम होता है सामान और सेवाओं का लेन देन। तो बाजार में जितना पैसा हो वह उस देश के वास्तविक प्रोडक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा पैसा छाप दो लेकिन बाजार में चीज़ों का उत्पादन वही का वही रहे, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और पैसे की वैल्यू घट जाती है। इसी वजह से आजकल चाहे अर्थशास्त्री हो या आम लोग, सब करेंसी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से दुनिया थम सी गई थी। ना उत्पादन हो रहा था, ना बाजार खुले थे, लोग घरों में बंद थे, अर्थव्यवस्था लगभग रुक गई थी। तब अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था को बचाना है, इसलिए उसने इतनी तेजी से पैसा छापा जितना इतिहास में कभी नहीं छापा गया था। पैसे का बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे विश्वास और भरोसे पर चलता है, और जब बिना ज़रूरत के ज़्यादा पैसा छापा जाता है तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। और क्योंकि उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है, तो इससे भविष्य में चीज़ें बहुत महंगी हो सकती हैं। जैसे एक उदाहरण, लकड़ी। इसका दाम सिर्फ एक साल में 3 गुना हो गया। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो तुम्हारे जो फेवरेट रेस्टोरेंट है उसमें से कुछ डिशेस के दाम थोड़े बढ़ गए होंगे। ये बदलाव छोटा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हर जगह हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब सरकार ने लोगों को कोरोना के टाइम पे पैसे दिए तो पहले ये काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को ज़रूरी चीज़ें लेने में मदद मिली। लेकिन असलियत में ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ मदद मिली, दूसरी तरफ पैसे छापने से महंगाई बढ़ गई, जिसका असर हर किसी पर पड़ा, अमीरों पर भी और गरीबों पर भी। आज महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है और लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। कई बार लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए नौकरी करना भी एक बुरा विकल्प हो जाता है। मान लो अगर आप एक वेटर या वेट्रेस हो, तो कानून के हिसाब से तुम्हें मिनिमम वेज मिलना भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग सिर्फ घंटों के हिसाब से कमा रहे होते हैं, बाकी का पैसा तो सिर्फ टिप्स से आता है। ज़्यादातर लोग टिप्स भी नहीं देते, तो मतलब टिप्स भी कम। और जब वेटर या वेटरस कम कमा रहे होते हैं तो वो नौकरी छोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। और अगर किसी बिजनेस में काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा, और इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। अब सोचो, अगर सरकार तुम्हें फ्री में पैसे दे रही हो तो तुम एक असली नौकरी की तुलना में नौकरी ढूंढने की जहमत क्यों उठाओगे? ये एक तरीका है सरकार के लिए जिससे वह पैसा को हवा से बना सकती है और अर्थव्यवस्था में डाल सकती है बिना लोगों को ज़्यादा नोटिस कराए। पैसा एक भ्रम है, एक झूठ, एक जादू की तरह। सिर्फ तभी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम समझ पाओगे जब तुम ये स्वीकार करोगे। पैसे का अपने आप कोई मूल्य नहीं होता, जो मूल्य है वो हम देते हैं। तो अपना पैसा सिर्फ करेंसी में मत देखो, उसे ऐसे एसेट में बदलो जो इन्फ्लेशन से तेज बढ़ते हैं, जैसे कि सोना या स्टॉक्स। ये जीतने का तरीका नहीं है, ये तो पूरी हानि से बचने का तरीका है। हर दिन नया पैसा छापा जा रहा है और हर दिन हमारे पॉकेट में पड़े पैसों का मूल्य घट रहा है। लेकिन जो एसेट हैं जैसे घर, स्टॉक्स, सोना, उनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, पर वह भी उसी करेंसी में है जो खुद धीरे धीरे मर रही है। दोस्तों, पैसों का खेल सिर्फ नोट्स और सिक्कों का नहीं है, यह एक विश्वास का खेल है, एक भ्रम है जिसका पावर उसी विश्वास में छुपा है जो हम उस कागज पर रखते हैं। तो समझना ज़रूरी है कि पैसे के पीछे का सच क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको पैसों के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य क्या लगा।